क्या अन्नामलाई ने रिजाइन कर दिया है या अमित शाह ने उनको मना लिया है? क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कल यही खबर दिन भर चली। इनफैक्ट तमिलनाडु क्या पूरे देश में ये चीज ट्रेंड कर रही थी कि अन्नामलाई ने भाजपा से रेजिग्नेशन दे दिया। फिर शाम तक खबर आई कि न्यूज अभी कंफर्म नहीं है, वो अमित शाह जी से मिलने के बाद शायद थोड़ा रुक गए। अब देखिए जो भी हो, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई है कि तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। Annamalai has met with the BJP chief, Mr. Nitin Nabin, and submitted his resignation. So he has decided to cut that umbilical cord with the BJP, the party that launched his political career. दोस्तों तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल आ गया। स्टेट के फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट और फायर ब्रांड नेता अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, कई कह रही हैं कि नहीं दिया है, लेकिन सोच रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो आने तक सब क्लियर हो जाए, लेकिन सवाल उनके रेजिग्नेशन का नहीं, बल्कि उस रेजिग्नेशन के पीछे की रीजन का है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रहे अन्नामलाई ने यहां भी अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड जारी रखते हुए पहले दिल्ली में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन से मुलाकात की, उसके बाद पार्टी के सीनियर लीडर और होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की। अब इस एक मूव को पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का बड़ा बदलाव बोल रहे हैं। वहीं दबी खबरें यह भी बता रही हैं कि अन्नामलाई के भाजपा से जाने के बाद संघ खुश नहीं है और वो अन्नामलाई जैसे नेशनलिस्ट नेता के पीछे खड़ी है। The RSS leadership seems to be pretty disappointed in the fact that he's decided to leave the party, that there were some extenuating circumstances which seem to have forced Mr. Annamalai to consider exiting the BJP. Well, ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से, कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कहा जा रहा था कि स्टेट के लोकल और पुराने नेता अन्नामलाई के बढ़ते रुतबे से खुश नहीं थे। यही रीजन है तमिलनाडु में 11% वोट शेयर लाने के बाद भी वो अन्नामलाई को स्टेट की पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहते थे। अन्नामलाई और बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के बीच डिसएग्रीमेंट्स की भी खबरें काफी टाइम से आ रही थी। दरअसल अन्नामलाई का शुरू से ही साफ मानना था कि तमिलनाडु में बीजेपी को डीएमके और एआईडीएमके दोनों के ऑप्शन के रूप में अकेले उभरना चाहिए। अन्नामलाई एआईडीएमके के साथ गठबंधन करने के सख्त खिलाफ थे, जबकि पार्टी का एक धड़ा जमीन मजबूत करने के लिए लोकल पार्टीज के साथ समझौते के पक्ष में था। इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी को मनमाफिक सक्सेस न मिलने और गठबंधन की इंटरनल खींचतान के बाद अब अन्नामलाई ने पद छोड़ने का फैसला कर लिया, ऐसा सूत्र बोल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा धक्का स्टेट के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आया है, जहां पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय ने डीएमके और एआईडीएमके को अकेले हरा दिया। अब दोस्तों अन्नामलाई की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। करूर जिले के एक हम्बल किसान परिवार से आने वाले कुप्पुसामी अन्नामलाई ने कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग और फिर आईएम लखनऊ से एमबीए किया। इसके बाद उन्होंने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा पास की और कर्नाटक काडर के आईपीएस अधिकारी बने। उन्हें उनकी सख्त वर्किंग नेचर और क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़े एक्शन के कारण कर्नाटक का सिंघम कहा जाने लगा। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। जब वो उडुपी और बाद में चिकमंगलुरु के एसपी थे, तब वो इलाका बेहद सेंसिटिव माना जाता था। वहां अक्सर कम्युनल टेंशन होती थी। अन्नामलाई ने बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के उपद्रवियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर दंगाइयों को खदेड़ा, सेंसिटिव इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को सीधे जेल भेजा। उनके इस सख्त और न्यूट्रल रवैये ने उन्हें जनता के बीच मसीहा और अपराधियों के लिए सिंघम बना दिया। चिकमंगलुरु की बाबा बुडनगिरी दरगाह और दत्तात्रेय पीठ का बवाल कर्नाटक का अयोध्या विवाद कहा जाता था। हर साल यहां दत्त जयंती के दौरान भारी कम्युनल टेंशन फैल जाता और वायलेंस का डर बना रहता। जब अन्नामलाई वहां के एसपी बने तो उन्होंने सिक्योरिटी के ऐसे कड़े और चाक चौबंद इंतजाम किए कि सालों बाद वो पूरा इवेंट बिना किसी एक भी वायलेंट यानी झड़प के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उनकी इस कानून व्यवस्था संभालने की एफिशिएंसी की तारीफ सरकार और जनता दोनों ने की थी। ऐसी ही उडुपी और मणिपल जैसे एजुकेशनल हब में उन्होंने स्टूडेंट्स के बीच फैले ड्रग्स के रैकेट और कसीनो मटका जुए के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। वो अक्सर खुद बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिना तामझाम के गश्त पर निकल जाते थे, जिससे आम जनता से वो सीधे मिल पाते थे, उनसे कनेक्शन बना पाते थे। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग बात क्या, जब साल 2016 में अन्नामलाई का ट्रांसफर उडुपी से कारवार जिले में किया जा रहा था, तब वहां की लोकल जनता सड़कों पर उतर आई थी। लोगों ने बंद बुला लिया और विरोध प्रदर्शन किया कि सिंघम यानी अन्नामलाई का ट्रांसफर रोका जाए। किसी पुलिस अधिकारी के लिए जनता का ऐसा प्यार आज के टाइम में कहां दिखता है बताइए। लेकिन जनता की सेवा का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने 2019 में पुलिस की वर्दी को अलविदा कहा और 2020 में बीजेपी में वो शामिल हो गए। पार्टी ने उनके लीडरशिप और यूथ में पॉपुलैरिटी को देखते हुए बेहद कम एज में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी की कमान सौंप दी। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अन्नामलाई ने तमिलनाडु में कदम रखते ही ट्रेडिशनल और सुस्त पड़ चुकी बीजेपी में नई एनर्जी फूंक दी। उन्होंने अटैकिंग पॉलिटिक्स की और सीधे पावर में बैठी डीएमके को करप्शन के मुद्दों पर घेर लिया। उनकी पब्लिक मीटिंग्स और मार्च में भारी भीड़ जुटी, जिससे वो तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। अन्नामलाई का सीधा कहना था कि पॉलिटिक्स समझौते का नाम नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहने का जरिया है। हालांकि यही एग्रेसिवनेस पार्टी के अंदर कुछ सीनियर नेताओं को रास नहीं आई। तमिलनाडु की इंटरनल पॉलिटिक्स में यह चर्चा आम थी कि अन्नामलाई की वन मैन शो वाली इमेज से पुराने नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे। चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे से लेकर
लोकल स्ट्रैटेजी तक इंटरनल कलह बढ़ती गई और आखिरकार सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत के बाद उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई ने खुद कोयंबटूर सीट से पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन ट्रायंगुलर मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में एआईडीएमके भी बुरी तरह पिछड़ गई और कांग्रेस डीएमके कोalition ने बाजी मार ली। हार के बाद अन्नामलाई का एक बयान भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि वे तमिलनाडु की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन द्रविडियन राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब दोस्तों सवाल ये है कि अन्नामलाई ने अगर रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बाद वो क्या करने वाले हैं? अभी फिलहाल मार्केट में 3 चीजें चल रही है। पहली ये कि वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे और उसको तमिलनाडु में मजबूत करने के लिए काम करेंगे। दरअसल टीवीके और विजय ने उसी ग्राउंड की हेल्प लेकर सत्ता को पाया जिसको अन्नामलाई ने तैयार किया था। अन्नामलाई ने डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ एक ऑप्शन और यूथ को जगाया था, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में बाहर रहने की वजह से और एआईडीएमके के साथ अन्नामलाई के खिलाफ जाकर बीजेपी के कोalition ने उस एक जमीन को टीवीके के हाथों जाने दिया, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अब अन्नामलाई अपनी उसी जमीन को दोबारा वापस पाने की लड़ाई में उतर सकते हैं, जहां उनके पास अपने आईपीएस दौर के किए कामों का एक गुडविल है, एक हार्ड वर्कर होने का नेचर है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि पॉलिटिक्स में ना जाकर वो एक सोशल मूवमेंट चलाने वाले हैं। दरअसल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में अभी जो 2 पुरानी पार्टियों के बाद का वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसको देखकर अन्नामलाई वही जगह लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूथ, विमेन और स्टूडेंट्स के साथ वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे जो स्टेट की पॉलिटिकल नेचर को बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भाजपा की बी टीम बनना, जिसके अटकलें लगाई जा रही हैं। कई लोगों का मानना है कि द्रविड़ राजनीति से लड़ने के लिए अन्नामलाई को भाजपा से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि एक खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी भाजपा के साथ आज भी नहीं आना चाहता तमिलनाडु में, लेकिन उनका झुकाव अन्नामलाई की तरफ है। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद अब राजनीतिक पंडित इसी एक नई थ्योरी पर चर्चा कर रहे हैं। गलियारों में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अन्नामलाई का ये इस्तीफा किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा तो नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी को हमेशा एक नॉर्थ इंडियन या बाहरी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। मुमकिन है कि अन्नामलाई आने वाले समय में अपनी कोई लोकल रीजनल पार्टी या मोर्चा बनाए जो द्रविड़ अस्मिता की बात करे। इसमें पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का मानना है कि अन्नामलाई का बीजेपी से अलग होना महज एक दिखावा भी हो सकता है, ताकि वो इंडिपेंडेंट रूप से द्रविड़ वोटों में सेंध लगा सकें और भविष्य में बीजेपी की बी टीम के रूप में उभरकर चुनाव के बाद गठबंधन कर सकें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, वो अलग हो गए हैं, होने वाले हैं, होते हैं तो क्या अच्छा होता है या बुरा होता है? बीजेपी के लिए कैसा होगा, अन्नामलाई के लिए, खुद के लिए कैसा होगा? देखिए, आप लोगों की ना राजनीति की यानी पॉलिटिक्स की समझ बहुत ज्यादा है, मेरे से तो कहीं गुना ज्यादा है, इसलिए आप प्लीज अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई तो इससे अपने दोस्तों से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे टीआरपी चैनल पर भी जरूर जाना। बाकी हमारे पॉडकास्ट पे हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है वो है आनंद रंगनाथन। जी हाँ, डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ फायर बातें हुई है और खतरनाक बातें हुई हैं, लेकिन एक बातचीत और हुई है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां पर हमने विष्णु शंकर जैन जी से बात करी टेम्पल मूवमेंट के बारे में और जो लीगल केसेस चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट्स में, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश करी है। इनफैक्ट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरा एपिसोड जरूर देखना। फिलहाल इस पॉडकास्ट के ट्रेलर के साथ आपको छोड़ता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी, तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके, तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए। कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि शिवलिंग है, गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की एसआई जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो कभी दिखाई है, सुनाई नहीं दी। क्या रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो, पर क्या हो, जो वहाँ पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है, कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए।
उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं है। ये जो संभल वाला केस हुआ था उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है क्या? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आता, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।